एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 5 जनवरी और जो आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे जो हमारा जो संडे न्यूज़ एनालिसिस था उसका क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन। उसके पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम वन लाइनर न्यूज़ को देखेंगे, फिर हम कुछ जैसे पहली न्यूज़ है गोल्डन कार्ड योजना, जो ये हाइब्रिड मोड पे शुरू हो रही थी। अब इसमें और फर्दर चीज़ें आई हुई हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, वो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप प्री की बात करें या जीएस पेपर 6 की बात करें, वहाँ के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जनजातीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक संस्करण, यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। जीएस पेपर 5 की बात करें या प्री के एस्पेक्ट से के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे जौनसार जो जाति है हमारी, जौनसार इलाके की जो जाति है, उन्होंने अपनी जो विवाह प्रथा है उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लगातार कैसे प्रयासरत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि जो हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, वो उसको 1000 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ना जीएस पेपर 1 के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 के साथ रिलेट कर सकते हैं और हम इसको जीएस पेपर 6 के साथ भी रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे। फिर हम अर्थव्यवस्था में कि उत्तराखंड वाहन स्क्रैप पॉलिसी है जो, उस पर भी कुछ इम्पोर्टेंट आज न्यूज़ आई हैं, कुछ नए एस्पेक्ट में और खोला गया उनको, तो उन्हें भी देखेंगे। चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड या जीएस पेपर 6 से रिलेटेड हो, इसमें भी देखेंगे। और प्री के एस्पेक्ट से भी उसको देखेंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस एंड टेक में एक न्यूक्लियर थर्मल पोलराइजेशन, मतलब न्यूक्लियर थर्मल से चलने वाले अब रॉकेट्स की बात करी गई है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जीएस पेपर 3 की बात करें या प्री के एस्पेक्ट से देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैप इन न्यूज़ में देखेंगे हम यूएसए को, और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो वेनेजुएला और जो वेनेजुएला पर जो अभी अमेरिका ने आक्रमण किया है, एक तो उस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा है कि जो इंडिया पे 50% टैरिफ की बात चल रही है। वैसे अमेरिका तो रोज़ ही न्यूज़ में रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और वन लाइनर न्यूज़ को भी देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात करते थे, आज हम आसियान को इसमें कवर करेंगे। तो हमने 3 हमने कर लिए हैं, हमने सार्क कर लिया, बिम्स्टेक कर लिया, और आसियान आज हमारा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड करो और क्या करो, टारगेट यूकेपीएससी को सर्च करो, आपको ये आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। या आप यहाँ से इसको स्कैन करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर चैनल में पहुँच सकते हैं और आप इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्फोग्राफी डालना शुरू करूँगा जब यहाँ पर 100+ लोग जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर जो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, कल हमने डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उस रिपोर्ट में बहुत सारे क्या है, शब्दावली हैं जो हमारे मेंस के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करूँगा कि जो संडे करंट न्यूज़ होता है, एनालिसिस होता है, उसको ज़रूर देखें, उसको आप स्टार मार्क करके रख दें। जो जैसे ऐसी रिपोर्ट है, डाउन टू अर्थ हो गया, फर्दर जो आगे भी हम जैसे योजना कुरुक्षेत्र की भी हम उसमें लाने की कोशिश करेंगे, जो आपकी योजना और कुरुक्षेत्र को लाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी नई विचारधाराएं होती हैं जो आपके इस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो, आपको केवल प्री ही क्वालिफाई नहीं करना, प्री के बाद आपको मेंस जैसे एग्ज़ाम को भी देखना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू को भी देखना है। तो क्यों ना इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलें, ठीक है। और जब आप एक लंबी तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप अभी प्री की तैयारी करोगे, फिर अलग से तोड़ के करोगे मेंस की तैयारी, फिर आप अलग से तोड़ के इंटरव्यू की तैयारी करोगे, तो आप कभी भी क्या नहीं हो पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये मेरा अपना पर्सनल क्या है, एक मेरा पर्सनल अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है ये वाला, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। और जो संडे हमारा जो संडे का दिन होता है, उस दिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कुछ मैगज़ीनों पे उस दिन डिटेल पे हाईलाइट करूँ उस दिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे पहले देखते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि अच्छा, मैं आज सॉरी उन लोगों का नाम डालना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उन्हीं दो लोगों ने, एक पटेल जी हैं, कोई महिला है, ठीक है, मैं उनका नाम एग्जैक्ट नहीं जानता, और एक लड़के हैं, एस्पिरेंट दोनों को ही कहूँगा, सॉरी, उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया है उसमें, ठीक है।
तो हाँ, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित माल्टा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो माल्टा उत्पादन, ब्रांडिंग और उसके माध्यम से पलायन को रोकना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि ओरिनोको बेल्ट, ठीक है, कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में जो कच्चा तेल है ना, यहाँ पर है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर वन लाइनर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 ही वन लाइनर न्यूज़ हैं आज के दिन पे। पहला है कि दिल्ली कैंट स्थित आर्मी जो हॉस्पिटल है, उन्होंने आईसेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी। देखो एंजियोग्राफी क्या होता है, इसमें जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरेज होते हैं जैसे, वैसे ही ये भी एक तकनीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वेन होती है, जो हमारी नसें होती है ना, उसके अंदर कहीं पे क्लॉटिंग हो अगर उस नस के अंदर, तो उसका पता किससे पता चलता है? एंजियोग्राफी से पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये वन लाइनर न्यूज़ अच्छी है कि डेनमार्क ने 400 वर्षों से अधिक पुरानी पत्र वितरण प्रणाली क्या कर दी है? सेवा समाप्त करते हुए अंतिम भौतिक पत्र वितरित किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है हमारे प्री के क्वेश्चंस, कई बार सीधा ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आप क्या करो, इनको नोट डाउन करके रख लो या याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम उत्तराखंड न्यूज़ में गोल्डन कार्ड योजना के बारे में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज आपका रिवीजन है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर आप केवल यहाँ पर जितना भी हम करते हैं 40 मिनट के आसपास ये डेली न्यूज़ एनालिसिस को, डीएनए को, अगर आप इसको लगातार देख के ले गए तो आपको कभी भी करंट अफेयर में दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर ही नहीं बल्कि आपको स्टैटिक पोर्शन में भी बहुत कम दिक्कतें होंगी, ठीक है। आप ये मान के चलोगे, आप डीएनए अगर ढंग से फॉलो कर रहे हो तो आपका 60% पेपर यहीं पर ही कवर हो जाएगा, देख लेना, आने वाले 6 महीने तक, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो योजना का नाम क्या है? तो ये राज्य स्वास्थ्य योजना, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? गोल्डन कार्ड योजना कहा जाता है। लाभार्थी कौन होते हैं? तो जो राज्य सरकारी के कर्मचारी होते हैं या पेंशनर होते हैं या उनके आश्रित होते हैं, उनके लिए यह योजना है, ठीक है। हमने नया मॉडल देखा था कि ये हाइब्रिड मॉडल शुरू करने जा रहा है। इसमें जो हाइब्रिड मॉडल था उसमें क्या था कि 5 लाख रुपये का जो भुगतान करेगी वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, और उससे अधिक का भुगतान कौन करेगा? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगा, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मीन्स में आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? तो जीएस पेपर सोशल जस्टिस से, उत्तराखंड की स्टेट पॉलिसी से, मतलब जीएस पेपर 6 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और जीएस पेपर 1 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा की क्या चुनौतियां हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या बाधाएं आती हैं? जैसे कि बड़े निजी अस्पताल, जैसे मैक्स हो गया, सिनर्जी हो गया, सीएमआई हो गया, ये अभी इस योजना में क्या नहीं है? शामिल नहीं है। तो जो मरीजों को होता है ना, कि मरीजों को एक तो परेशानियाँ होती हैं, दूसरा उनका जो भरोसा होता है वो, अगर बड़े निजी अस्पताल इसमें शामिल नहीं है तो उनको जल्दी से भरोसा भी नहीं हो पाता किसी दूसरे तीसरे हॉस्पिटल पे, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, आप इसको स्टार मार्क करके रख लो, ठीक है। ऐसे अगर आप आंसर कहीं पर लिखना शुरू कर दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है, वो आपके यहाँ इंतज़ार करेगा, ठीक है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी में भरोसे की कमी को दर्शाता है, जिसे सरकार अब हाइब्रिड मोड और प्रीमियम बढ़ाकर सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सुशासन गवर्नेंस में आप जीएस पेपर 2, ठीक है, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो सरकार का प्रयास है कि कैसे कैशलेस इलाज की सुविधा बिना किसी बाधा के मिले, और यह कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी न्यूज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तराखंड की वाहन स्क्रैप पॉलिसी, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। आज मुझे भी बहुत नई चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि डीएनए को जरूर फॉलो करें। तो देखो ये प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट है, हम इसको पहले ही देख चुके हैं कि जिसमें टैक्स की छूट है, अगर जैसे निजी वाहनों में कितने % की छूट है? 25% की छूट है। व्यावसायिक वाहनों में कितने % की छूट है? 15% की छूट है। और BS1 और BS2 के वाहनों में 50% की छूट है, ठीक है। स्क्रैप सेंटर वर्तमान में राज्य में केवल एक ही स्क्रैप सेंटर है, और रुड़की में है, मतलब एक ही राज्य में अभी तक केवल एक ही जगह में स्क्रैप सेंटर है, रुड़की में, और वहाँ पर भी कितने हैं? 4 अधिकृत स्क्रैप सेंटर हैं, मतलब और जगहों में तो है ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्क्रैप क्यों है ये नीति रखी है? तो पुराने वाहनों को सड़क से हटाना और प्रदूषण को कम करना, इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको जीएस पेपर 3 जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, और जीएस पेपर 6 मतलब जो हमारा उत्तराखंड स्पेशल होता है ना, उसके इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से आप इसको
एज अ केस स्टडी के रूप में काम में ला सकते हैं। ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या चुनौतियां और समाधान क्या है। तो उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुद्दा क्या है कि नीति तो बन गई लेकिन इसके क्रियान्वयन कठिन है। जैसे इसमें क्या कठिन है, देखो स्क्रैप सेंटर केवल मैदानी क्षेत्रों में है। पर्वतीय जिलों जैसे कि चमोली, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ के भागों के लिए यह वहाँ तक वाहन ले जाने का खर्च या ईंधन तो वो टैक्स में मिलने वाली छूट से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने परसों भी देखा था। लेकिन अब इसमें एक नया चीज़ें आई हुई थी तो मुझे लगा ये आपके साथ साझा करनी चाहिए। ठीक है, फिर पर्यावरण और संरक्षण में कैसे, तो BS1 और BS2 के वाहनों को हटाने से राज्य में प्रदूषण को कम करेगा ही है। ठीक है, आपको पता ही है कि देहरादून का AQI कितना जा रहा है आजकल, 350 प्लस ही जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पुराने वाहनों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में एक कदम है ये। और आर्थिक प्रभाव क्या मिलेगा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लोग पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदेंगे और राज्य के राजस्व पर असर भी पड़ेगा टैक्स में छूट के कारण बनाम ठीक है लंबे समय में आर्थिक लाभ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी देश की आजकल की प्रगति, मतलब वर्तमान समय में अगर किसी देश की प्रगति देखो तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे काम कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो आज का ये है। ठीक है, तो जनजातीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक संरक्षण क्या है, तो जौनसारी प्रशासन व्यवस्था क्या खत, आपको पता ही होगा, आपने ये किसमें कौन सी बुक है हमारे पास, ये परीक्षा वाणी में, उसमें भी पढ़े होंगे आपने फैक्ट। लेकिन जैसे चौतरू ये अभी तक फैक्ट वहाँ पर नहीं आया था। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो UKSSC है या अब UKPSC ना ऐसे क्वेश्चन को लाना शुरू करेगा जो किताब से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो ऐसे ही न्यूज़पेपर से आते हैं। तो DNA को जरूर फॉलो करें, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मेरे को भी क्या हो, मेरे को भी मज़ा आए इसको बनाने में। ठीक है, तो खत, तो जौनसार भाबर क्षेत्र में कई गाँवों को मिलकर एक इकाई बनती है जिसे क्या कहते हैं, खत कहते हैं। यह आज की न्याय पंचायत जैसी पुरानी व्यवस्था है। सयाना क्या होता है कि हर गाँव के मुखिया को सयाना कहते हैं। ठीक है, सदर सयाना क्या होता है कि जो पूरे खत, मतलब जो खत किसको बोलते हैं, कई गाँव के समूह को कहते हैं और उनके मुखिया होते हैं, उनको सदर सयाना कहते हैं। तो चौतरू क्या होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कई खतों के ऊपर जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं, चौतरू कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन MCQ, अगर मैं एज ए एग्जामिनर होता तो मैं पक्का बनाता ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जौनसारी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है और नहीं है। तो मैं ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कुछ और दे देता। ठीक है, और वहाँ पर आपको वो MCQ दे देता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर आप, मुझे पता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि चौतरू तो वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ठीक है, फिर जौनसार विभाग के प्रकार हैं। तो ये हमने दो विशिष्ट शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, पाइता और झोझोड़ो। देखो झोझोड़ो तो हमने अक्टूबर के करंट अफेयर में, जो मंथली करंट अफेयर था वहाँ पर भी अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, और वैसे तो मैं दिसंबर से ही क्या बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो जो पर मैंने मंथली अफेयर्स में अक्टूबर में ये कवर किया हुआ था। मैं आपको फिर से बताता हूँ झोझोड़ो में क्या होता है। देखो विवाह में 2 पक्ष होते हैं, एक महिला, एक मेल और एक फीमेल वाला पक्ष होता है। तो फीमेल वाला पक्ष मेल वाले पक्ष के यहाँ पर बारात लेके जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जब शादी समापन हो जाता है तो फीमेल वहीं पर रह जाती है, बाकी बाराती पक्ष वापस आ जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो झोझोड़ो प्रथा होती है। ठीक है, ये हमने उत्तरकाशी में देखी थी। ठीक, तो ये जौनसारों में बड़ी फेमस है। फिर इनमें 2-3 प्रकार के विवाह समारोह होते हैं, जैसे बाज दिया है, यह सबसे शानो शौकत का विवाह होता है जिसमें बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो इसी तरह की शादियों में लगाए गए हैं जिसमें कि क्या फिजूल खर्ची की बात की गई है। ठीक है, फिर बोई दूधी क्या है, यह सामान्य शादी होती है। और बेवा विवाह क्या होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में झोझड़ा या ओडल भी कहा जाता है। पाइता या झोझड़ो विवाह में लड़की को एक बकरा दिया जाता है। इसका मतलब है कि समाज इन शादियों को बहुत सादगी से करने पर जोर दे रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सांस्कृतिक शब्द और रस्में क्या हैं, उत्तराखंड की शब्दावली के लिए क्या जरूरी, जैसे विश्व मेला, यह जौनसार भाबर का सबसे बड़ा त्यौहार है जो बैसाखी के समय मनाया जाता है। इसमें ढोड़ा, तीर कमान का खेल, मतलब मैंने ढोड़ा नृत्य पढ़ा भी तक, कब, जब हम किसकी बात कर रहे थे, महासू देवता की, एक हम एडिटोरियल में आया था एक महासू देवता के बारे में, तो वहाँ पे हमने ढोड़ा नृत्य भी पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है। देखो डेली न्यूज़ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ये खबरें लगातार रिपीट होती हैं। ठीक है, और इंटरलिंकिंग के साथ रिपीट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रैणी भोज, यह शादी के समय महिला रिश्तेदारों को दिया जाने वाला विशेष भोज्य दावत है। निर्णय लिया गया है कि अब इसमें पैसे नहीं, सिर्फ मिठाई दी जाएगी। ठीक है, आभूषण क्या है, ना कि फूली, मंगलसूत्र या झुमके का जिक्र किया गया है।
यह वहाँ के पारंपरिक आभूषणों को दर्शाता है, जैसे तुगलिया हो गया, बुलाक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तुगलिया कौन से शरीर के कौन से अंग पे पहना जाता है, बुलाक कौन से अंग पे पहना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्री के एस्पेक्ट से, ठीक है। फिर है आप इसको जीएस पेपर 1 और 6, जीएस पेपर 1 अपनी जो क्या है सामाजिक रिफॉर्म्स हैं, है ना, और जीएस पेपर से उत्तराखंड की सामाजिक रिफॉर्म्स में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयार करके ले जा सकते हैं मेंस के लिए और एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी। तो समस्या क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शादियों में बढ़ता दिखावा, शो ऑफ, डीजे का शोर, शराब और फास्ट फूड का चलन, इसमें गरीब परिवारों पर कर्ज का बोझ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि इन सब चीज़ों को क्या किया जाए, बंद किया जाए। समाधान क्या है कि जौनसारी समाज ने खुद आगे आकर स्वनियमन किया है, रेगुलेशन किया है, ठीक है। शादी गांव में ही होगी, कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पहाड़ी बैंड ढोल डमाओ बजेगा, इससे स्थानीय संस्कृति और वाद्य यंत्रों को संरक्षण मिलेगा। और जुर्माना, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू है, ये आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बताता हूँ। एक चीज़ मैं अभी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक आइडिया के एक विचार आया है, क्या कि अगर आपको इसके उल्टे में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको ये यहाँ पर पूछता है कि क्रिटिकल एग्जामिन करो, ठीक है, इससे क्या नुकसान होगा, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट अर्थव्यवस्था से रिलेट कर सकते हैं कि भारत और उत्तराखंड दोनों ही क्या बना रहे हैं, वेस्टिंग डेस्टिनेशन हब बनने की बात करता है, ठीक है, कौन, उत्तराखंड। तो वहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोग देखा देखी में ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो जाएंगी, रुक सी जाएंगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखो और आप इसको इंटरलिंकिंग करते चले, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप बढ़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो सोमनाथ मंदिर पर हुए बड़े आक्रमण के 1000 वर्ष क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या बताते हैं, देखो जीएस पेपर 1 की बात करें या प्रीलिम्स के इस एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, तो जनवरी 10-26, ठीक है, 10-26 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर अपना सबसे बड़ा आक्रमण किया था। अक्सर किताबों में 25-26 लिखा होता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक 10-26 और महीना जनवरी दिया गया है जो महत्वपूर्ण। और ये एडिटोरियल पता है किसने लिखा है, हमारे पीएम ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आक्रमण का उद्देश्य क्या है, तो मंदिरों को ध्वस्त करना, धन लूटना। यह गजनवी का 16वां सबसे बड़ा आक्रमण था। गजनवी ने 17 बड़े आक्रमण किए थे, जो उसमें से 16वां सबसे बड़ा आक्रमण किस पे था, सोमनाथ पे था, ठीक है। तो आधुनिक भारत और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए सोमनाथ मंदिर के लिए क्या किया गया है, ठीक है। तो उसके पुनरुद्धार के लिए, तो देखो पुनर्निर्माण का संकल्प किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। फिर प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी, तो 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिरों के भव्य रूप का उद्घाटन किया था। आज से 2-3 साल पहले यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन था, ठीक है। और मुझे 100% उम्मीद है कि इस बार फिर आने वाला है क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड होता है, अगर 100 साल पूरे हो गए, 75 साल पूरे हो गए, 1000 साल पूरे हो गए, तो वहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिलता है अक्सर एग्जाम में कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। के मुंशी ने एक किताब लिखी है, क्या पता ये किताब आपके उसमें आ जाए, पेपर में आ जाए। तो सोमनाथ द श्राइन इटर्नल का नाम आप याद रखो कि ये एक पुस्तक थी, किनकी है, के मुंशी की, क्या है, सोमनाथ द श्राइन इटर्नल, ठीक है। तो इस पुस्तक को भी आप याद रखें। फिर कला और संस्कृति से आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, जीएस पेपर 1 में अगेन, या हाँ जीएस पेपर 1 में ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ पहला आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कुल भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कौन है, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। स्थापत्य शैली क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ की स्थापत्य शैली क्या है, तो चालुक्य या कैलाश महामेरु प्रसाद शैली। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत कम लोगों को आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका हो जाएगा दो औरों से ज़्यादा नंबर लाने का, ठीक है। अब अगर आप इसको उत्तराखंड से कनेक्ट करें तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन से आप कर सकते हैं। जैसे गुजरात में सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही उत्तराखंड के केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। दोनों का जीर्णोद्धार और आदि शंकराचार्य का संबंध दोनों से है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। सरदार पटेल और राष्ट्रीय एकता, मेंस में अगर आपके मेंस में आता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या विरासत का संरक्षण पर कोई भी निबंध या क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें सोमनाथ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कथन आप वहाँ पर कोड कर सकते हैं। वो क्या कथन है कि भारत अपनी संस्कृति के साथ फिर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किसका कथन है, आपको पता होना चाहिए। आपको
ये आपको याद रख लो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कथन है कि क्या भारत अपनी संस्कृति के साथ फिर खड़ा हुआ है। आप जब भी ऐसे लिखें, जब भी मेंस का आंसर लिखें, आप इस कोड को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आप वहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए MCQ है, आप इसका कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। फिर शहरीकरण बनाम मानसिक स्वास्थ्य, इसमें एक टर्म आया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पेपर में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो मेंस में आप इसको जनरल स्टडी, हाँ, GS पेपर 1 सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं। बदलती जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल युग में बढ़ता अकेलापन या शहरीकरण की चुनौतियां, जब भी आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक अच्छी इकोनॉमी आई है, लोनलीनेस इकोनॉमी, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे शब्द आए हैं जो आपको आपके आंसर को बूस्ट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोनलीनेस इकोनॉमी, जहाँ लोग बात करने के लिए भी पैसा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोनलीनेस इकोनॉमी कहते हैं। सामाजिक मुद्दे, GS पेपर 1 सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, यह दिखाता है कि कैसे शिक्षा और नौकरी के लिए पलायन ने संयुक्त परिवारों को तोड़ दिया है और शहरों में भीड़ में अकेलेपन पैदा किया है, शहर में भीड़ में अकेलापन पैदा किया है। मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन और मानसिक तनाव, अब केवल कोई एक मेडिकल समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संकट बन चुका है। स्टार्टअप अब संगी साथी किराए पर दे रहे हैं क्योंकि सामाजिक ढांचा कमज़ोर हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड को आप इससे कैसे रिलेट करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे न्यूज़ों को उत्तराखंड से रिलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने ब्रेन को समझा लिया है कि मेंस को कैसे टैकल करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पलायन का दूसरा पहलू, उत्तराखंड में युवा रोजगार के लिए इन्हीं महानगरों दिल्ली बेंगलुरु में जाते हैं और वहाँ इस अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो देखो, जो पलायन कर रहे हैं वो भी शिकार हो रहे हैं, और दूसरा जिनके लिए पलायन किया जा रहा है, देखो हम क्या कमाने के लिए ही पलायन करते हैं ना, तो हम अपने क्या करते हैं, बूढ़े माता पिता को क्या घर में छोड़ जाते हैं। अब वो जैसे क्या हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में भी तो घोस्ट विलेजेस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी तो लोनलीनेस आ रही है, ठीक है। तो इधर उनका बेटा जो कमाने के लिए गया वो भी लोनलीनेस का शिकार, इधर माता पिता भी लोनलीनेस का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। एनालिसिस क्या है कि शहरों में युवा अकेले हैं और पहाड़ों में बुजुर्ग, यह पलायन की दोहरी मार है। तो आप ऐसे शब्दों का अगर एग्जाम्पल देंगे ना, पलायन की दोहरी मार, तो वहाँ पर आप अकेलेपन को भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए MCQ है, आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर एक साइंस एंड टेक GS पेपर 3 से ये रिलेटेड न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से तो है ही है, पर मेंस के एस्पेक्ट से भी है। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या था, ड्राको मिशन क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एज इन सर लूनर ऑपरेशंस, सिसलूनर ऑपरेशंस, ठीक है। तो फिर क्या है कि न्यूक्लियर थर्मल पोलराइजेशन, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट। अभी तक हमने फ्यूल कैसे देखे थे, ठीक है, और अब फ्यूल कैसा यूज़ होगा, कि न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में कैसा आप इसको कोड कर सकते थे। एजेंसी कौन है, इसमें 2 एजेंसियों का जिक्र किया गया है, एक नासा का किया गया है, एक डारपा का किया गया है, ठीक है। दोनों ही कहाँ की, अमेरिका की हैं। मिशन का नाम क्या है, ड्राको मिशन है, ठीक है। आप इसकी फुल फॉर्म को बिल्कुल याद रखना, ठीक है, ये पेपर में आ सकती है। फ्यूल इसमें कैसा यूज़ होगा, तो हाई ऐसे लो इनरिचमेंट यूरेनियम का यहाँ पर क्या होगा, यूज़ होगा। इसका उपयोग क्या होगा कि ये लिक्विड हाइड्रोजन को गर्म करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि मंगल ग्रह की यात्रा का समय कम करना, ठीक है। वर्तमान में 7 से 9 महीने से लगभग 25% का समय क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ में क्या है, तो 1970-80 के दशक में NERVA प्रोजेक्ट के तहत भी यही कोशिश की गई थी। क्या कोशिश की गई थी कि न्यूक्लियर पावर से क्या ऐसे रॉकेटों का लॉन्च करना, ठीक है, ये है। फिर आप इसको मेंस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और इनकी उपलब्धियां, जैसे हम क्या कर रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा के अनुप्रयोग कर रहे हैं, या हम क्या कौन कौन सी नई उपलब्धियां इनमें हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो तकनीक क्या है, हाउ इट वर्क्स, तो रासायनिक रॉकेट में ईंधन जलाकर जोर पैदा किया जाता है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में यूरेनियम से गर्मी पैदा की जाती है और लिक्विड हाइड्रोजन को गैस में बदलकर नोजल से तेज़ी से बाहर फेंका जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये हाई स्पेसिफिक इम्पल्स क्या करता है, जनरेट करता है। यह तकनीकी आज रासायनिक रॉकेट की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक कुशल एफिशिएंट है। कम समय, इसमें मतलब समय भी क्या लगता है, कम लगता है। और ये क्या ले जाता है, अपने साथ अधिक भारी सामान भी ले जाता है, मतलब अधिक पेलोड भी ले जाता है। सेफ्टी क्या है, रॉकेट से लॉन्च होते समय केमिकल रॉकेट की तरह उड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर तब चालू होगा जब रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से बाहर सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएगा, ताकि धरती पर रेडिएशन का खतरा ना हो। तो ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर नासा और वो दोनों ही नासा और डार्पा यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, कहाँ पर, अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे हम आसियान। तो आसियान क्या है, देखो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये कौन से घोषणा पत्र से आए थे, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 8 अगस्त 1967 में क्या हुआ था, कौन बना था, आसियान बना था। अब देखो मैं आपको जो मेरा मन मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं कि कब हुआ था, कितने लोग हैं, इनका ध्येय वाक्य क्या है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कौन सा डे मनाया जाता है। पर अब जो मुझे लगता है वो घोषणा पत्रों से क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा डिक्लेरेशन था जिसके तहत आसियान की क्या हुई, आसियान संगठन बना, ठीक है। तो बैंकॉक घोषणा पत्र, अभी हमने तीनों ही पहले पढ़े थे, देखो हमने सार्क पढ़ा, हमने बिम्स्टेक पढ़ा, हमने आसियान भी पढ़ लिया, और उसमें हमने तीनों में ही देखे किसी न किसी घोषणा पत्र से के तहत इनका क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में। आदर्श वाक्य क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी है, ठीक है। आसियान डे कब मनाते हैं हम, 8 अगस्त को मनाते हैं। सदस्य देश कितने हैं, तो 5 संस्थापक सदस्य देश हैं, लेकिन अब इसमें 11 देश हो चुके हैं। तो मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। अब देखो तिमोर लिस्ते इसमें नया शामिल होने वाला देश है, जो 2025 में शामिल हुआ है, तो 11वां देश है। पहले इसमें 10 देश थे, अब 11वां देश है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, कृषि व्यापार और उद्योगों में सहयोग करना, ठीक है। भारत और आसियान, तो भारत के संदर्भ में क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो भारत तो इसका सदस्य है भी नहीं, ठीक है, लेकिन भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर भारत यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमा देता है तो चाइना को भारत आराम से बैलेंस कर पाएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन इसका समिट लेवल पार्टनर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ क्या है, आसियान देश ही है। व्यापार क्या है, तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सुरक्षा, भारत और आसियान देश मिलकर समुद्री सुरक्षा मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी पर काम करते हैं, खासकर साउथ चाइना सी के मुद्दों को लेकर, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। कनेक्टिविटी क्या है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ठीक है, एक प्रमुख प्रोजेक्ट है जो आसियान को भारत से किससे जोड़ता है, सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करता है। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो अक्टूबर 25 में। कहाँ हुआ था, तो मलेशिया इसका होस्ट देश था, कुआलालंपुर में हुआ था। थीम क्या थी, तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। बड़ी खबर क्या है कि तिमोर लिस्ते इसमें क्या बन गया है, 11वां सदस्य बन गया है। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किसने करा था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करा था, और इन्होंने एक 10 पॉइंट प्लान भी प्रस्तुत किया था, कहाँ पर, आसियान शिखर सम्मेलन में, कुआलालंपुर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैपी न्यूज़ में देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोगला इंसान, दोगला देश, ठीक है। तो क्यों चर्चा में है, तो सभी को पता है कि वियतनाम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, नीचे कौन सा देश था वो, वेनेजुएला में इन्होंने आक्रमण कर दिया है, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, देखो एक तो ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप पर है, पड़ोसी देश ऊपर कनाडा है, उत्तर में कनाडा है, नीचे क्या है, मैक्सिको है ना। राज्य इसमें कितने हैं, 50 राज्य है, लेकिन 48 तो मेन भूमि में, लेकिन 2 राज्य अलग अलग जगह में। एक तो अलास्का हो गया जो ऊपर है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, ऊपर है, यहाँ पर कनाडा के ऊपर है, ठीक है, और एक है हवाई द्वीप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर राजधानी कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में, और कौन सी नदी के किनारे है, तो पोटोमैक रिवर के किनारे। बहुत बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, ये एमसीक्यू बन के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ यूएसए का भूगोल बहुत विविध है, मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। देखो पहला तो है पूर्वी तट, है ना, और अपलेशियन माउंटेन या अपलेशियन पर्वत, तो ये है अपलेशियन पर्वत, ठीक है, और इधर है पूर्वी क्या है, पूर्वी तट है। तो यह हिस्सा अटलांटिक महासागर के पास है। अपलेशियन पर्वत यहाँ की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत में अरावली है। यहाँ पर क्या मिलता है, कोयले के संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, ये अपलेशियन माउंट क्या है, कोयले के संसाधनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ग्रेट लेक्स है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 5 लेक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरियो, ईरी और ओंटारियो। तो ठीक है, ये याद रखना है, ये इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ याद रखो, चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ याद रखो, ठीक है। इनका हमेशा पूछता है कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट,
ठीक है, ये क्रम में आते हैं, तो याद रखें सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, एरी और ओंटारियो। ठीक है, इसमें से जो लेक सुपीरियर है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है, तो वो है लेक सुपीरियर। ठीक, मध्य के मैदान, तो इसे अमेरिका की रोटी का टोकरी भी कहते हैं, बास्केट ऑफ अमेरिका वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं और मक्का की बहुत खेती होती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र क्या है, यह यूएसए का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। फिर रॉकी पर्वत, यह पश्चिम में स्थित एक युवा और बहुत ही ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसे भारत में क्या है, हिमालय है, वैसे ही। ठीक है, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं और यह पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, रॉकी माउंटेन्स। तो ये देख लो, इधर है रॉकी माउंटेन्स, यहाँ से क्या निकलती है, बहुत मतलब अभी युवा माउंटेन है, लगातार ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको ये पता है कि वेस्ट कोस्ट है जो इधर वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिंग ऑफ फायर का भी हिस्सा है ना। और ग्रैंड कैनोयन है ना, कोलोराडो नदी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घाटी है, एरिजोना राज्य में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये है। फिर आर्थिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो यह दुनिया का आईटी हब है, यहाँ पर एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक का क्या है, मुख्यालय है। फिर न्यूयॉर्क सिटी, इसे दुनिया की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं, माना जाता है कि वॉल स्ट्रीट और यूएन मुख्यालय यहीं है, तो माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है, जो उसने रूस से खरीदा था। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के क्या है, भंडार है। फिर हवाई आइलैंड, यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है, जो एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, किसका, पर्ल हार्बर है, किसका, यूएसए का। तो ये इम्पोर्टेंट। फिर अगर इनके आर्थिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र को चाहिए तो हमने पढ़ लिया, सॉरी ये डबल बार आ गया है। तो आज के मैप इन न्यूज़ में भी इतना ही और आज के लेक्चर में भी इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।